हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं 10th के फर्स्ट चैप्टर के साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ओके, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट आस्क कि केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज़ एडेड टू वाटर तो क्या होगा, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक, तो क्विकलाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन मिक्सड विद द वाटर इट रिएक्ट्स एंड दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत सारी हीट निकलती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। एक्चुअली रिएक्शंस जो होती हैं, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं एक्सोथर्मिक, और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं एंडोथर्मिक। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं इनमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें जो होती है हीट गेन होती है, गेन होती है। अगर इसका एक जनरल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कुछ भी बर्न करो, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर आप वुड बर्न कर लेते हैं। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, कार्बन को बर्न किया, देन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2, और साथ में क्या देगा, ये हीट एनर्जी देगा। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हीट गेन होती है बाय द सिस्टम, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रही है वहाँ पे हीट क्या होगी, गेन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो फोटोसिंथेसिस की, हम बहुत अच्छे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट होती है जिसको क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यही एनर्जी यूज़ होती है फिर CO2 प्लस H2O, और साथ में इसके जब रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, जब रिएक्शन करेंगे तो ये फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज, और साथ में निकलती है हमारी प्यारी सी ऑक्सीजन गैस। ठीक, इट्स अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है इट्स अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें केमिकली जब रिएक्शन होती है तो हमें हीट निकलती है, और इस वजह से ये रिएक्शन इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलराइट, अब हम इसमें आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज़ लिबरेटेड व्हेन HCl रिएक्ट एन एक्टिव मेटल। ओके, सच में अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट आर द एक्टिव मेटल्स, व्हाट आर एक्टिव मेटल। ठीक, तो एक्टिव मेटल्स वो होती हैं जो जनरली क्या करती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं हाइड्रोजन से। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पता लगाने का कि आप देख सकते हैं कि एक सीरीज़ होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसको 12th में पढ़ते हैं, और यहाँ पे होती है 10th में रिएक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक, इसमें सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंड देन यहाँ पर आता है Cu, Hg, Ag और Au। ठीक, अब इसमें जो भी हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं दे ऑल आर नोन एज एक्टिव मेटल्स, बिकॉज जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे दे ऑल आर द एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, एंड दे कैन इटसेल्फ डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जो भी हाइड्रोजन जहाँ पर भी होगा ये उसको उसके कंपाउंड से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो जनरली आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास जिंक है और हमने क्या किया, इसको HCl में डाल दिया। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बन के आएगा जिंक क्लोराइड, और साथ में H2 गैस निकलेगी। अगर तुम बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ये जो गैस निकल रही है इट इज़ अ कलरलेस
और ऑर्डरलेस गैस। टू टेस्टिफाई इट, अगर आप जलता हुआ बर्निंग कैंडल या फिर स्पिंडल इसके पास लेके जाते हो, तो दीज गैस बर्न विद पॉप साउंड। पॉप साउंड, पॉप साउंड मतलब एक धमाके जैसी आवाज़ आती है, फट जैसी, और जिससे क्या होता है कि यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न हो जाती है। अब जब ये बर्न होती है तो हम जानते हैं कि सारी गैसेस बर्न होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी गैस बर्न होगी और ये क्या करेगी, H2O बना लेगी और साथ में हीट निकलती है। ठीक, आजकल इसी हीट का यूज़ किया जाता है किसमें, जो हाइड्रोजन जनरेटेड एनर्जी और फ्यूल सेल के अंदर। बाकी आप जानते होंगे अपोलो मिशन के बारे में, अपोलो मिशन, ठीक, इसके अंदर क्या किया गया था, इसी गैस का यूज़ किया गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, टू जनरेट एनर्जी, और उसके बाद जो भी इससे लिक्विड निकला उसको कंडेंस करने के बाद पीने के पानी के यूज़ में इसको वहाँ पे लाया गया। ठीक, तो इट इज़ एग्जाम्पल, एंड इससे क्या होता है, जो भी गैस निकलती है, जो भी लिबरेट होती है गैस, उसको हम बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट, और पॉप साउंड टेस्ट ओनली एंड ओनली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक, तो इट इज़ क्लियर ओवर हियर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पे, जो यहाँ पर दिया गया है थर्ड वाले ऑप्शन में, कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, बेसिकली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, इनको समझने के लिए हम काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन चीज़ों पर हम मेजर फोकस करेंगे दैट इज़ लाइकवाइज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ तो अगर हम लोग कॉपर लें सॉलिड फॉर्म में, ठीक, और ये फाइन कॉपर की चिप्स हैं हमारे पास, सपोज़ करें आप, कॉपर चिप्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लैब में मिल जाते हैं, और इनको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और यहाँ पर बना लेगा ये कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक, अब आप क्या देखते हो कि जो हमारा कॉपर सॉलिड होता है दैट इज़ ऑफ ब्राउन कलर। ठीक, जब हमने इसको हीट किया है तो इसका मतलब हमको इसको एनर्जी देनी पड़ी है। ठीक, तो इसने बना लिया यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। चलो मैं इसको बैलेंस भी कर देता हूँ, और ये जो होता है इस जगह पर ये रहता है ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में कभी कभी इसके कलर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा किस कलर में होता है। यहाँ पर हीट क्या हुई है, यूज़ हुई है, दैट्स वाई ये रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, इस रिएक्शन को हम बोल देंगे कि ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, थर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलती है। ठीक, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, बिकॉज addition of oxygen is called oxidation। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्यों होता है, और ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे 2 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं जिसको हम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब अगली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जो रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक, फोटो का मतलब ही होता है किससे, फोटोन से। फोटो का मतलब होता है किससे, फोटोन से। और फोटोन्स क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक, यानी कि जो सन की लाइट होती है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो जब भी कोई रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो होगी तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस।
ठीक, जैसे जनरली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक तो फोटोसिंथेसिस को हम कंसिडर करेंगे, फोटोसिंथेसिस को कंसिडर करेंगे, और दूसरे एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि ये दे रखा है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, जिसमें एग्जांपल है कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड ले लें और इसको हम सनलाइट में रख दें तो इसका जनरली कलर होता है वाइट, सिल्वर क्लोराइड का जनरली कलर होता है वाइट, लेकिन जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो इसको मैं यूँ दिखाऊंगा, सनलाइट को, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E=H न्यू, ये क्या है, फोटोन की एनर्जी है, इक्वल टू दैट। ठीक, तो यहाँ पर ग्रे कलर का Ag बनता है, ये आ जाता है ग्रे कलर का, और साथ में Cl2 गैस निकल जाती है। ठीक, जनरली अगर पूछा जाए तो Cl2 गैस जो होती है इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। डन। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन किस चीज़ की बात चल रही है। कैन आई गिव एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर कोई दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे और बना लेंगे सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट या कोई भी सब्सटेंस। ठीक, तो इसको बोल देते हैं हम कि ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसकी अपोजिट होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अंडरस्टैंड। डीकम्पोजिशन को आप ऐसे मान के चलें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिंगल टाइप का कंपाउंड हो और आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे, यानी कि कोई एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है तो उसको बोल देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा। ठीक, यानी कि जो हमारा अभी तक का कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डीकम्पोजिशन इट गिव्स क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक, जनरली अगर इसकी एक्टिविटी की बात करें तो इसके लिए नॉर्मली इसी एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि भाई अगर हम कोई सब्सटेंस लें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सब्सटेंस ले सकते हैं कि हमारे पास है FeSO4 और 5 टाइम H2O। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं होता, यहाँ पे 7 होता है। एक्चुअली मैं ब्लू पेट्रोल के केस में पहुँच गया था तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे होता है 7H2O। जब इसके एक ट्यूब में लेकर, जिसका कलर होता है हमेशा पेल ग्रीन, ठीक, लेकिन जब को हम इसको ट्यूब में लेने के बाद जब हीट करते हैं, ठीक, तो ये टूट जाता है और बना लेता है Fe2O3 प्लस SA2 प्लस SO3। ठीक, और अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड निकल के आया है ये क्या हो जाता है, रेड इन कलर। ठीक, इसको वही कहते हैं रस्ट। ठीक, तो यहाँ पे ये रस्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। डन। ठीक, तो इसके अंदर हमको इस एक्टिविटी के थ्रू इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक, तो किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर हम डीकम्पोजिशन करेंगे तो हम वहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, हीट
सप्लाई करते हैं और हीट का काम होता है उसे उसके मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। ठीक, उसके थ्रू हम वहाँ पर उस रिएक्शन को दिखाते हैं। ठीक, तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं नॉर्मली दे आर ऑफ 3 टाइप्स। हम उन तीनों टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। पहली होती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी होती हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे जो लाइसिस वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर द ब्रिक, यानी कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, हियर इट इज़। अब हम मूव करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर अच्छा पॉइंट कंसिडर किया है इन्होंने, बोल रहे हैं रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। इस चीज़ के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको ये तो पता है कि एक्सोथर्मिक क्या है, ठीक, लेकिन यहाँ पर रेस्पायरेशन की बात हुई है। ठीक, एक्चुअली द रेस्पायरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेल, और सेल के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है 6 टाइम CO2 प्लस 12 टाइम 6 टाइम H2O, और साथ में निकलती है हीट। ठीक, इस रिएक्शन के अंदर जो भी हीट बाहर जाती है, ठीक, उसी हीट का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमको यहाँ पर यूज़ करना है 6, और नाउ दिस रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। ठीक, इससे एनर्जी निकलती है एंड दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ATPs, और वही हम कहते हैं द कॉइन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ऑलराइट, ओके, over here one of the reaction and they are saying के balance it, so there you see here it is Fe3 and O4 and H2। ठीक, अगर हम देखें इस रिएक्शन को तो दिस रिएक्शन becomes somehow like Fe plus H2O, यहाँ पर आ जाएगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर Fe के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम्स हैं। ठीक, तो जब भी जिस चीज़ का नंबर में ज़्यादा आपको चेंज नज़र आए हमेशा उसे ही बैलेंस करना पहले ठीक रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के एटम्स ज़्यादा हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कितने हैं, 4, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख देंगे। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा, उसके बाद हमारा दूसरा काम जो बनता है दैट इज़ कि अब हमको यहाँ पे 4 रखने के बाद हमको पता चला कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, तो वी हैव टू बैलेंस इट, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। अब नाउ आर हाइड्रोजन इज़ बैलेंस एंड द ऑक्सीजन ऑल्सो बैलेंस्ड, देन द लास्ट थिंग इज़ लेफ्ट विद द 3, यानी कि आयरन, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 3 एंड दिस रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड। अगर आप इस रिएक्शन को स्टेप वाइज करेंगे तो सबसे पहले फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे टेबल के थ्रू, और फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन करेंगे, और उसके बाद हम कर देंगे आयरन को, और हमारी रिएक्शन यहाँ पर कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? ओके, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। अब हम मूव करते हैं अगली रिएक्शन पर, और अगली रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम जिस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं वो है हमारा, ऑलराइट, ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आती है ये रिएक्शन, इट इज़ सेइंग कि यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, HCl के साथ, और यहाँ पर बन रहा है मैग्नीज क्लोराइड Cl2 और H2O। ठीक, बस इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है,
तो ये बहुत शानदार रिएक्शन है एक्चुअली। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन को ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा हमारा HCl, रिएक्शन होगी, बनेगा हमारे पास MnCl2, साथ में निकलेगा Cl2 और यहाँ पर निकलेगा हमारा H2O। ठीक, ऑलराइट, लेट्स सी। यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर मैग्नीज़ 1 है, यहाँ पर मैग्नीज़ भी 1 है। यहाँ पर आप देखोगे कि Cl जो है 1 है और यहाँ पर Cl दिए हैं 2 एंड 2 4। ओके, इट बिकम थिंकेबल पॉइंट। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को कि भाई सबसे पहले हम उसी चीज़ को बैलेंस करते हैं जिसके नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया 4। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लगाया, हमारी क्लोरीन कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। अब हमारे पास बचता है हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं 4 और यहाँ पर कितने 2, तो ये तो पॉइंट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और हमारे हाइड्रोजन क्या पर बैलेंस हो चुके हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हमारे पास बचता है Mn, और Mn तो ऑलरेडी बैलेंस था ही। ठीक, तो हमारी रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड। अगर आपको पता लगाना हो कि इसमें किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस चीज़ का रिडक्शन, तो दैट इज़ वेरी इजी। ठीक, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो, ठीक, हम पॉइंट को कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा Mn है और यहाँ पर जो हमारा Mn है, इनके बीच में ऑक्सीडेशन का डिफरेंस है। ठीक, यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, नहीं ना, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ी है। एक्चुअली अगर हम किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट लगाए निकालें तो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है -2, तो यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा -4, और -4 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर +4। ठीक, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर Cl2 है तो इसकी -1 होती है, 2 हैं तो ये हो गया -2 और यहाँ पर हो जाएगा +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 हो रही है। दैट्स मीन यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक, तो फिर कौन सी चीज़ है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक चीज़ का ऑक्सीडेशन और दूसरी चीज़ का रिडक्शन होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर Cl है -1, लेकिन यहाँ पर आकर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0। इस केस में आप पाओगे कि यहाँ पर हमको पता चला कि जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है, जिसके बाद MnCl2 बन रहा है। ठीक, अब ऑक्सीजन हट रही है तो इसका हो रहा होगा रिडक्शन, और इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इसके पॉइंट बड़े सिंपल से हैं। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आपकी समझ में कैसा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर उसी पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी, हम करते हैं अभी इसके बारे में बात। ठीक, तो अगर हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो मैं कहूँगा कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक, तो ऑक्सीडेशन होता कब है, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड एनी electronegative atom attached और ऑक्सीजन्स एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो। ऑलराइट, इन सभी कंडीशन के अंदर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? ओके, अब जब भी तुम इसका रिवर्स करोगे तो वो कंडीशन होती है रिडक्शन। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि टू बी ए रिडक्शन, किसी रिएक्शन में रिडक्शन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ कंसिडर टू बी के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक, तब भी हम इसको रिडक्शन ही बोलते हैं। ठीक, इसी के साथ एक नई चीज़ जो समझने की है यहाँ पर वो है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले को क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली कि यहाँ पर एमएन क्या कर रहा है, इस वाले को, इसकी जो Cl है इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक, अब जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो दैट इज़ कंसिडर टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंसिडर टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है जिसकी वजह से इसको हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन जो है हमारी, ऑलराइट, ये रिएक्शन जो है हमारी ये कहलाएगा यहाँ पर ऐसा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब जब इसने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा तो इस वाले ने इसको क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा, तो ये सारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो जो चीज़ दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी खुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, ये सिंपल सी थ्योरी है इसकी जिसको समझने की ज़रूरत भी है। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शन दैट इज सेज कि भाई कोई नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड की हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन होता है कैल्शियम नाइट्रेट का और साथ में निकलता है वाटर। अब ये कह रहे हैं इसको बैलेंस कर दो, तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है भाई। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 हैं, यानी कि इस तरह की रिएक्शन में जिसमें कोई भी चेंज नज़र ना आए तो उसमें आपको भी कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, जिससे दुर्घटना ना ही घटे तो अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर HNO3 जो हैं कितने हैं, 2 दे रखे हैं, तो हम भी क्या करते हैं, इनको 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इनको 2 करेंगे हम पाएंगे कि ये से वाले जो मॉलिक्यूल है ये पूरा बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक, अब देखते हैं हम कि इसके पास बचे 2 हाइड्रोजन ये। ठीक, और इसके पास भी क्या है, 2 OH2 हैं। ये आपस में रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे यहाँ पर 2H2O, और यू सी दिस रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड और बैलेंस्ड। ठीक, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। रिएक्शन बैलेंसिंग इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वन। जस्ट आपको याद रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें किस चीज़ का कितना रोल है। ठीक, अगर आप उस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे बात करने वाले हैं ऑन व्हाट बेसिस अ केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। एक्चुअली जब आप 9th में पढ़ते हो ना, ठीक, तो ड्यूरिंग 9th जब पहला चैप्टर पढ़ा जाता है तो उसमें एक लॉ आता है। ठीक, ये दिया था एंटोनियो लेवेसियन ने। ही वॉज वन ऑफ द फ्रेंच पर्सन और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की थी, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ही इज़ वेरी नोन पर्सन एंड ही हैज़ गिवन अ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, conservation of mass. These law says कि mass neither be created or nor destroyed. Mass neither be created nor destroyed. कि ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आप किसी मास को लेंगे, उसके एटम्स में थोड़ा चेंज करेंगे, उनकी बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा चेंज करेंगे, जिससे एटम अगर ए बी के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे अगर हम सी डाल दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास सी बी हो जाएगा और ए निकल जाएगा। इस वजह से क्या हुआ है, एटम की ऑलमोस्ट
बैलेंसी चेंज हुई है या फिर उसके अंदर उसका जो जिससे वो जुड़ा हुआ था उससे उसके थोड़ा चेंज आया है, बाकी रिएक्शन में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट्स डन। It is very very simple concept, and I think if you remember that, then it is very easy to understand. All right, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, और इस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो सबसे ख़ास चीज़ हम देखेंगे। ऑल राइट, वन सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ 9th क्वेश्चन। इट सेज एनी टू ऑब्जर्वेशन इन एन एक्टिविटी सजेस्टिंग दैट अकरिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो आपको ये बता दें कि हाँ भाई कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी बताएं। ठीक है, तो इसका जो जनरल सा एग्जांपल है ना, वो हम पहले ही कॉन्सेप्ट से ले लेते हैं। ठीक, और उस पहले कॉन्सेप्ट से जब आप उस एग्जांपल को लेंगे तो दैट इज़ वेरी वेरी साउंडफुल वे ऑफ कंसिडरिंग इट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन दैट इज़ कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, आई एम सॉरी, जब जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इनके ऊपर डाइल्यूट H2SO4 को डाला जाता है, डाइल्यूट, अंडरस्टैंड, तब क्या होता है यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है, और जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है दैट इज़ ऑलवेज कलरलेस, और बबल्स निकलते हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। ठीक, साथ में एक चीज़ और होती है दैट इज़ हीट। ठीक, तो इस एक्टिविटी के अंदर आप पाएंगे कि जब हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो पहला चेंज या पहला करेक्टरिस्टिक्स और कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ द हीट। दैट्स मीन रिएक्शन इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड इफ़ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस दैट्स मीन यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पर स्मॉल बबल्स बनते हैं। ठीक, और ये बबल्स जो होते हैं धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ठीक, और इन बबल्स को देखकर भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये बबल निकल रहे हैं, दैट्स मीन दैट इज रिलीजिंग ऑफ गैस, that is also one of characteristics of a chemical reaction. So it is also very very interesting point that we understand. All right, तो मुझे लगता है कि इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स को देखकर आप समझ गए होंगे। ठीक, कि कैसे हम बता सकते हैं कि किस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक, और दूसरे एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे लेड नाइट्रेट, और इसको हमने हीट किया। ठीक, ये फॉर्म करता है PbO। ठीक, साथ में यहाँ पे बनता है NO2, वो भी 4 टाइम, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस। ये जो गैस होती है ना, दिस इज़ अ ब्राउन कलर गैस। ठीक, ब्राउन कलर गैस, and these brown color gas, it is also one of kind of symbolic representation, and there is a change in color of a compound too, that is also shows like in this reaction there are two type of observation that shows us like this is a one of the reaction of which we talks like it's a one of the reaction जिसके अंदर क्या हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं इसके 10th वाले एग्जाम्पल पे, और ये 10th वाला एग्जाम्पल कहता है नेम ए रिड्यूसिंग एजेंट विच मे बी यूज टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक, मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर मैं आपसे बताऊं तो ये होता है हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड,
और इन्होंने पूछा है कि इससे कोई भी एक ऐसा बताएं जिसको हम अगर इसके साथ इस्तेमाल करें, ठीक, तो हमको क्या ऑब्टेन हो जाए, मैग्नीज ऑब्टेन हो जाए, ठीक। ऑलराइट, तो इसके अंदर आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। इसके अंदर क्या होना है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान से देखना है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखोगे तो वहाँ पर तुमको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक। देर आर मैनी मेटल्स दोज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग द मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक। तो हम जब नेक्स्ट टाइम जो इसका सेकंड पार्ट लाएंगे तो उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन उससे पहले जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि तुमको इसके आंसर लिख कर डालने हैं, ठीक। कि कौन सा वो रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका हम यूज़ करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इसमें से मैग्नीज को निकाल सकते हैं। तो सपोज़ करो वो एक्स था और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं MnO2, तो रिएक्शन के बाद मुझको क्या मिल जाए, ये मैग्नीज मिल जाए, ठीक। और जो भी बनकर आएगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक, इसके थ्रू। ऑलराइट, तो आपको ये आंसर करना है उस रिड्यूसिंग एजेंट का जो इसको रिड्यूस कर दे, ठीक। और ये यहाँ से रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाए, मेटल की फॉर्म में आ जाए। क्लियर है? आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट्स और इवन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल देन थैंक यू, thank you very much, and I'll going to upload a more video on this channel in future or maybe every day to understand and think or talk about the real concept that really important. Actually you have to write answers in your paper. तो बेसिकली अगर आपको आंसर लिखना है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आई जस्ट वॉन्ट टू से ऑल द वेरी बेस्ट एंड द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि दिस चैनल इज़ प्रोवाइडिंग ऑल द कंटेंट of chemistry or science free of cost. So if you have time to watch, then please spend your time with good and knowledgeable content, because it will help you to understand the concept or even help you to make a good future. Best of luck, goodbye, and I wish you will get what you deserve. Thank you very much.